जब भी हम चेर्नोबिल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक तबाह हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडिएशन के निशान। और वो खाली वीरान शहर प्रिप्यात। बिल्कुल, ये एक भयानक तकनीकी नाकामी की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी तबाही के मलबे के नीचे एक जुर्म की कहानी भी दबी हो? एक ऐसी कहानी जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। आज हम चेर्नोबिल की राख में दफन एक ऐसे ही राज की पड़ताल करने वाले हैं। एक मौत जिसकी सच्चाई शायद हमेशा के लिए गुम हो गई। और ये पड़ताल जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि एक बड़ी आपदा सिर्फ इमारतें और जिंदगियां ही नहीं, सच को भी तबाह कर सकती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चेर्नोबिल की घटना कैसे एक अपराध के लिए एक बेहतरीन पर्दा बन गई। ये सिर्फ रेडिएशन या धमाके की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसके सुराग उस आपदा के शोर में कहीं खो गए। तो कहानी शुरू करते हैं उस रात से, 26 अप्रैल 1986। रात के ठीक 1:23। जब रिएक्टर नंबर 4 में धमाका हुआ और उसके बाद जो हुआ वो उस हादसे से कहीं ज्यादा सोवियत सिस्टम के बारे में बताता है। बिल्कुल, धमाके के बाद उनकी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना नहीं थी। नहीं थी तो फिर क्या थी? जानकारी को काबू करना। सोवियत व्यवस्था का मूल सिद्धांत था नियंत्रण। मतलब सच से ज्यादा खतरनाक वो दहशत को मानते थे। हाँ, इसलिए पहला आदेश था शहर को सील करो, फोन लाइनें काट दो और दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अविश्वसनीय है। एक तरफ एक न्यूक्लियर रिएक्टर से जहरीला धुआं निकल रहा है और सरकार इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि खबर बाहर न जाए। तो दुनिया को पता कैसे चला? कई दिनों बाद जब स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अपने यहाँ हवा में रेडिएशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया, तब जाकर दुनिया को अंदाजा हुआ कि सोवियत यूनियन में कुछ बहुत बड़ा और भयानक हो गया है। छवि बचाना इतना जरूरी था? सबसे ऊपर था। और इसी बड़ी तस्वीर को नियंत्रित करने की कोशिश में जो छोटी छोटी इंसानी कहानियां थी, वो सब नज़रअंदाज कर दी गई। वो उनके लिए बस आंकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थी। और इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसी कहानी गुम हो गई जो किसी परमाणु हादसे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ठंडे दिमाग से किए गए जुर्म की तरफ इशारा कर रही थी। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस खोज पर जिसने इस कहानी को जन्म दिया। धमाके के बाद प्रिप्यात शहर को खाली करा लिया गया। लगभग 50,000 लोगों को कुछ घंटों की नोटिस पर बसों में बिठाकर भेज दिया गया और उनसे कहा गया कि यह सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो कभी वापस नहीं लौटे। शहर वीरान हो गया। कुछ दिनों बाद सफाई कर्मचारी, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता था, शहर की जांच कर रहे थे। ये वो लोग थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर रेडिएशन साफ कर रहे थे। सैनिक थे, फायर फाइटर थे, आम नागरिक थे जिन्हें इस काम पर लगाया गया था। वो ऐसे माहौल में काम कर रहे थे जहां हर चीज जहरीली थी, हवा, पानी, जमीन, सब कुछ। और उनका काम था इमारतों की जांच करना, ये देखना कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। हाँ, और इसी दौरान जब एक टीम एक रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी तो उन्हें अंदर एक लाश मिली। एक ऐसे शहर में लाश मिलना जिसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया हो, ये अपने आप में मतलब बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल। पहली नजर में तो लगा होगा कि शायद कोई बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति पीछे छूट गया होगा, लेकिन जब उस लाश की शुरुआती जांच हुई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। कैसे? पहली बात, उस व्यक्ति की मौत रेडिएशन की वजह से नहीं हुई थी। अच्छा जी, उसके शरीर पर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के कोई लक्षण नहीं थे। न त्वचा जली थी, न ही दूसरे अंदरूनी संकेत। ठीक है, तो रेडिएशन से मौत नहीं हुई तो क्या धमाके की वजह से? हो सकता है कोई चीज गिरने से या... यही दूसरा चौंकाने वाला तथ्य था। उस पर धमाके से जुड़ी कोई चोट भी नहीं थी, वो मलबे के नीचे नहीं दबा था। तो फिर हुआ क्या था? लेकिन उसके शरीर पर शारीरिक हिंसा के साफ निशान थे। क्या? चोटें थीं, खरोचें थीं, जो किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी। आप कह रहे हैं? ये साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक हिंसक मौत थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु आपदा के बीचों बीच एक अपार्टमेंट के अंदर एक इंसान का कत्ल हुआ था। सारे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे थे। एक ऐसी जगह पर लाश जहां कोई इंसान नहीं होना चाहिए था, और उसकी मौत का कारण वो आपदा नहीं थी जिसने सबको वहां से भगा दिया था। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक लाश मिलती है जिस पर हिंसा के निशान हैं और कोई भी पूरी सोवियत व्यवस्था में ये नहीं कहता कि रुको, पहले ये पता करो कि इसे किसने मारा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यहीं पर चेर्नोबिल की असाधारण स्थिति सामने आती है। सामान्य हालात में
तुरंत एक आपराधिक जांच शुरू होती, फोरेंसिक टीम आती, सबूत इकट्ठा करती। आस पड़ोस में पूछताछ होती, एक पूरी कानूनी मशीनरी काम पर लग जाती। लेकिन चेरनोबिल में कुछ भी सामान्य नहीं था। किस तरह से? धमाके के बाद पूरा इलाका, जिसे बाद में चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन कहा गया, वो सेना के नियंत्रण में आ गया। ओके। वहां नागरिक कानून व्यवस्था रातों रात खत्म हो गई। पुलिस की जगह सेना ने ले ली। और सेना का काम जुर्म की जांच करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनका मिशन था जोन को सील करना, रेडिएशन को फैलने से रोकना और सफाई अभियान को अंजाम देना। उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से अलग थीं। एक मिनट, लेकिन ये पूरा इलाका तो सेना के कंट्रोल में था। क्या सेना की अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं होती? केजीबी थी। बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? केजीबी वहां मौजूद थी, लेकिन उनका ध्यान भी अपराध की जांच पर नहीं, बल्कि जासूसी, तोड़फोड़ की किसी भी संभावना को रोकने और जानकारी को नियंत्रित करने पर था। मतलब उनके लिए एक अकेली मौत एक बड़े राष्ट्रीय संकट के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। खासकर अगर वो मौत सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दे। तो उन्होंने क्या किया? सोर्स बताते हैं कि ऐसे मामलों को दबाने का सबसे आसान तरीका था मौत का कारण बदल देना। कई मृत्यु प्रमाण पत्रों को या तो बदल दिया गया या बस उन पर लिख दिया गया, रेडिएशन के संपर्क में आने से मौत। बस। हाँ, मामला खुलता इससे पहले ही फाइल बंद कर दी गई। तो एक सुविधाजनक बहाना मिल गया। आपदा इतनी बड़ी थी कि उसके पीछे कुछ भी छुपाया जा सकता था। बिल्कुल। तो क्या ये कहानी बस यहीं खत्म हो गई? मतलब किसी ने बाद में इसे उठाने की कोशिश नहीं की? आधिकारिक तौर पर तो कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन सालों बाद कुछ लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे, लिक्विडेटर्स या जांच से जुड़े लोग शायद, उन्होंने गुमनाम रूप से बात की और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। हाँ, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका और किसी भी सोवियत या यूक्रेनी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन वो थ्योरी है क्या? थ्योरी ये है कि वो मृतक कोई आम नागरिक नहीं था जो गलती से पीछे छूट गया हो। तो फिर कौन था? एक संभावना ये है कि वो प्लांट में ही काम करता था और उसने 26 अप्रैल की रात को हुए उस घातक परीक्षण के दौरान कोई बड़ी लापरवाही या शायद जानबूझकर की गई कोई तोड़फोड़ देख ली थी। एक ऐसी सच्चाई जो सोवियत सरकार की नाकामी को उजागर कर सकती थी। बिल्कुल। और दूसरी संभावना? दूसरी संभावना ये है कि उसे कोई ऐसा राज पता था जो प्लांट के संचालन से जुड़ा था, कोई ऐसी बात जिसे दबाना बहुत जरूरी था। और जब शहर खाली करने का आदेश हुआ तो उसे चुप कराने का ये एक सुनहरा मौका था। हाँ, सोवियत सिस्टम के बारे में एक बात कही जाती थी कि वहां जानों से ज्यादा आक्रामक तरीके से रहस्यों की रक्षा की जाती थी। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब बहुत भयानक है। इसका मतलब है कि उसकी हत्या को आपदा ने सिर्फ छिपाया नहीं, बल्कि उसकी हत्या को आपदा के अंदर छिपाया गया। उसे आपदा की आड़ में जानबूझकर मारा गया, ये जानते हुए कि इस उथल-पुथल में कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये तो एक परफेक्ट क्राइम जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जहां क्राइम सीन खुद एक राष्ट्रीय आपदा हो, वहां सबूत कौन ढूंढेगा? लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक थ्योरी है। हाँ, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। क्या? सोवियत संघ जैसी व्यवस्था जो हर नागरिक पर नजर रखती थी, जहां हर चीज का रिकॉर्ड होता था, वहां किसी चीज के रिकॉर्ड का न होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, कभी-कभी सबूतों का न होना भी अपने आप में एक सबूत होता है, खासकर जब उन्हें जानबूझकर मिटाया गया हो। ये एक अकेला मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। चेरनोबिल की त्रासदी ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने सच तक पहुंचने के हर रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर हम इसे और गहराई से समझें तो किसी भी हत्या की जांच के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। क्या? गवाह, एक टाइमलाइन और कागजात या दस्तावेज। चेरनोबिल ने इन तीनों को एक ही झटके में तबाह कर दिया। कैसे? एक एक करके समझते हैं। गवाहों का क्या हुआ? सोचे, प्रिपियाट शहर के 50,000 लोग जो शायद एक दूसरे को जानते थे, जिन्होंने कुछ देखा या सुना हो सकता था, उन्हें बसों में भरकर पूरे सोवियत संघ में अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। उनका पूरा सामाजिक तानाबाना बिखर गया। कई लोग कुछ ही सालों में रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों से मर गए। जो बच गए वो शायद बात करने से डरते थे। तो आप पूछते किससे, किसे ढूंढते? गवाह हमेशा के लिए खो गए। और टाइमलाइन और दस्तावेजों का क्या? टाइमलाइन तो उस रात के धमाके के साथ ही बिखर गई थी। सब कुछ अस्त-व्यस्त था। जहां तक दस्तावेजों की बात है, पुलिस रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, कर्मचारियों की फाइलें, उनमें से ज्यादातर या तो उसी रेडिएशन में नष्ट हो गए या फिर उन्हें केजीबी ने जब्त करके हमेशा के लिए सील कर दिया। आज भी उन आर्काइव्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो न गवाह बचे, न सबूत,
और ना ही कोई कागज। जांच शुरू कहां से करते? और एक बात जो हमारे सोर्स में सामने आती है वो सोचने पर मजबूर करती है क्या? कि आपदा का शोर इतना ज्यादा था कि उसमें एक अकेले इंसान के कत्ल की आवाज दबकर रह गई। बिल्कुल सही। जब दुनिया एक संभावित परमाणु तबाही को देख रही थी, जब सरकारें अपनी छवि बचाने में लगी थी, जब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर थी, तो एक अकेली संदिग्ध मौत की धीमी आवाज किसे सुनाई देती? उसे जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। क्योंकि वो आवाज असुविधाजनक थी। वो एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रही थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। तो आखिर में हमारे पास बचता क्या है? एक तरफ एक लाश जिस पर हिंसा के साफ निशान हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इन दोनों के ऊपर एक इतनी बड़ी आपदा जो किसी भी राज को अपने अंदर हमेशा के लिए दफन कर सकती है। चेरनोबिल का असली खौफ शायद सिर्फ रेडिएशन नहीं है, बल्कि वो अनसुलझी हिंसा भी है जो आज भी एक सवाल बनकर मौजूद है। और जब हम आज प्रिपियात की तस्वीरें देखते हैं, दीवारों से उखड़ते वॉलपेपर, बच्चों के जंग लगे झूले, खाली क्लासरूम में बिखरी किताबें, क्षय के निशान नहीं है। ये उस सच के भी प्रतीक हैं जो कहीं वहीं दबा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे न कभी अदालत में पेश किया गया, न उसका नाम लिया गया और न ही उसका ठीक से शोक मनाया गया। वो कहानी असली थी या नहीं हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके होने की संभावना ही अपने आप में भयावह है। कहते हैं कि रेडिएशन का असर हजारों साल तक रहता है, लेकिन एक अनसुलझा सवाल वो हमेशा के लिए हवा में तैरता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और ये हमें एक बहुत बड़े विचार पर लाकर छोड़ता है। ये सिर्फ चेरनोबिल की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और कैसे कुछ कहानियों से इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दी जाती हैं। और यहीं हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ। अगर एक इतनी बड़ी त्रासदी का इस्तेमाल एक सच्चाई को छुपाने के लिए किया जा सकता है, तो इतिहास की और कौन सी बड़ी घटनाओं में ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां दबी हो सकती हैं?